बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने कल जो नॉलेज स्टार्ट किया उसमें मल्टीपल एसएलओ थे जिन्हें हम कवर कर रहे हैं। पहला एसएलओ रूट और रूट हेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने देखना है कि रूट किस तरह से वाटर और मिनरल्स को अपटेक करती है बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसी के साथ कोशिश करेंगे कि टाइम मिले तो हम ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है प्लांट्स में वाटर और मिनरल की इसका मैकेनिज्म भी समझें। स्टार्ट करते हैं रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर से। रूट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आप देखते हो स्पेशलाइज्ड है ताकि रूट से वाटर और मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा से ज्यादा की जा सके, और साथ ही साथ इसे सोइल में एंकर करके फूड स्टोरेज भी की जा सके। अब देखो मैंने यहां 3 फंक्शन बता दिए रूट्स के, और आगे हम इसको पढ़ेंगे भी कि वाटर मिनरल की एब्जॉर्प्शन भी है, सॉइल में अटैच भी करना है प्लांट्स को, साथ ही साथ आप देखोगे रूट्स में फूड भी स्टोर होता है। कहां होता है ये हम अभी पढ़ने लगे हैं। अब जरा वही पिछली डायग्राम है हमारी बुक वाली, इसको जरा यहां डिफरेंट कलर में दिखा दिया है। हमने डायग्राम को रीड करना है ताकि हमारे पास एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम उसे अटेम्प्ट कर सके और अपनी ज्यादा से ज्यादा मालूमात डायग्राम से ही हासिल कर लें। अब जरा आप गौर से देखो बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं कहूं ये एक रिंग है तो ये डार्क कलर में हमें नजर आ रहे हैं। ये जो बाहर आपके पास डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर है ना, इस लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, और इसके जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। अब ये जो एपिडर्मिस है ना, हम देखते हैं बास जगहों से इसकी मेम्ब्रेन बाहर निकली हुई है। देख रहे हो, बास जगहों से एपिडर्मल सेल्स की जो मेम्ब्रेन है ये बाहर की तरफ फैली होती है। ये जो इसकी एक्सटेंशंस होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, उभार होते हैं, इन्हें बच्चों आप कहते हो रूट हेयर। ये क्या करते हैं, रूट में वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं इनकी वजह से रूट्स का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। रूट ज्यादा सोइल के साथ राब्ते में आती है, जितना ज्यादा वो सोइल के साथ राब्ते में आती है उतना ज्यादा वो वाटर और मिनरल्स की अपटेक करती है। जैसे ही आप अंदर की तरफ मूव करते हो ना, ये देखो इतना पोर्शन जो यहां पे आपको डिम कलर में, लाइट कलर में नजर आ रहा है, ये एपिडर्मिस के अंदर की तरफ है। इस पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये वो पोर्शन है जहां पे फूड ने स्टोर होना है। अभी जो मैंने बात बताई कि रूट्स में फूड स्टोर होता है, असल में कॉर्टेक्स में हो रहा होता है। तो बाहर से जब आप अंदर की तरफ आ रहे हो तो सबसे पहले आपको एपिडर्मिस का सामना करना पड़ रहा है। यानी अगर पानी आ रहा है तो पहले वो एपिडर्मिस से गुजरेगा, फिर वो कॉर्टेक्स से गुजरेगा। कॉर्टेक्स से मजीद अंदर की तरफ आओ तो ये देखो, ये जो आपके पास ऑरेंज कलर का एक सर्कल दिखाया हुआ है, ये कॉर्टेक्स से भी अंदर की तरफ है। इसे आप एंडोडर्मिस बोलते हो। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। ठीक हो गया। अब ये पानी का रास्ता चल रहा है। इसके बाद पानी कहां जाएगा, इसके बाद आप लोग देखोगे आपके पास पेरिसाइकिल होगी। ये देखो, ये आपके पास व्हाइट सेल्स की लेयर जो बिल्कुल एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ है। ठीक है, एंडोडर्मिस से बिल्कुल अंदर वाली साइड पे ये जो लेयर है इसे आप पेरिसाइकिल बोलते हो। अब ये रूट का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं असल में, जिन्हें मैंने 1 बाय 1 आपको बताना है। अब आप आ जाओ मजीद अंदर, ठीक है ना, हम अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। जब आप अंदर आ रहे हो ना तो आपके पास यहां पे ये देखो डार्क ग्रे कलर में वेस्कुलर कैम्बियम है। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है ना, असल में ये फ्लोएम और जाइलम बनाती है। और जब ये फ्लोएम और जाइलम बनाती है ना तो इसके एक तरफ जाइलम होती है, दूसरी तरफ फ्लोएम होती है। दोनों जाइलम और फ्लोएम कभी भी वेस्कुलर कैम्बियम की एक साइड पे नजर नहीं आएंगे। आप यूं समझ लो दरमियान में वेस्कुलर कैम्बियम है, एक तरफ जाइलम है उसके, दूसरी तरफ उसके फ्लोएम पड़ी है। तो आपके पास ये ग्रे लाइन प्रेजेंट कर रही है वेस्कुलर कैम्बियम को। इसके एक साइड पे ये जो आपके पास येलो स्ट्रक्चर है ये फ्लोएम है, ठीक है, और इसके दूसरी साइड पे
ये जो आपके पास पिंक स्ट्रक्चर है ये जाइलम है। बात समझ गई? ठीक है। बिल्कुल सेंटर में भी एक स्ट्रक्चर होता है, यहां नहीं दिखाया, पिथ उसे कहते हैं। लेकिन हमारे लिए चूंकि हम वाटर की और मिनरल की ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं तो हमने जाइलम तक पहुंचना है। रूट से पानी ने एब्जॉर्ब होकर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से ये जो ऑरेंज सर्कल है एंडोडर्मिस, उसके नीचे व्हाइट सेल्स का सर्कल है जिसने घेरा हुआ है पेरिडर्मिस, पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल से अंदर की तरफ आप देखोगे जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसके एक साइड पे फ्लोइम और बिल्कुल अंदर की तरफ आपके पास जाइलम पड़ी है। ये वो रूट है जो पानी लेगा। तो इसका मतलब है हमने इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है तो हम कहेंगे हमने रूट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब बाहर की तरफ से जब हम आएंगे तो हमें सबसे पहले एपिडर्मिस का सामना होगा, आउटर मोस्ट लेयर है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सबसे बाहर है तो इसका मतलब है ये बैरियर का काम कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं कि जो सेल है उसकी बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन, वो उसका बैरियर है। ऐसे ही आपके पास जो रूट है इसका बैरियर है एपिडर्मिस, जो कि सबसे बाहर की तरफ है। इसने क्या करना है, इसने रूट्स को उनके एनवायरनमेंट के साथ राब्ते में लेकर आना है, इनकी कम्युनिकेशन करवानी है। कम्युनिकेशन से क्या होगा, पानी का एक्सचेंज होगा, सॉइल से आपके पास वाटर आएगा रूट्स में, और दूसरा आप देखोगे कुछ ना कुछ गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा होता है। ठीक है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो रही, इनटेक ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें रूट्स में ये देखो ब्लैक छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ये असल में क्या है, हमारे रूट हेयर्स हैं। और रूट हेयर्स क्या है, एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स हैं। एपिडर्मल सेल्स ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आप देखते हो कुछ जगहों पे एपिडर्मल सेल्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, हम इसे रूट हेयर कह देते हैं। अब हम अंदर आएंगे कॉर्टेक्स की तरफ, लेकिन इससे पहले रूट और रूट हेयर क्या कर रहे हैं, स्पेशली एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस वाटर और मिनरल्स की अपटेक इंक्रीज करती है। कैसे कि इसके अंदर मौजूद रूट हेयर जो है वो रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जितने ज्यादा रूट हेयर्स होंगे आपके पास रूट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और रूट हेयर्स एपिडर्मिस का ही पार्ट है। तो एपिडर्मिस रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ा रही है। ठीक, कहता है कि जो रूट हेयर्स हैं ये आपके पास रूट सिस्टम का सबसे अबंडेंट पार्ट है। ठीक है, और ये यंग रूट्स में बड़े एक्टिव होते हैं, इनका वहां पे रोल ज्यादा होता है। तो जो रूट्स वाटर मिनरल की अपटेक कर रही है इसमें रूट हेयर्स का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक, लेकिन इंटरेस्टिंग बात हमें यहां बताई जा रही है कि इनका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक दफा रूट सेल्स या रूट हेयर सेल्स बने हैं तो ये बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं। इनकी डेथ होती रहती है और आपके पास प्लांट नए रूट हेयर सेल्स बनाता रहता है। तो ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं, पुरानों की डेथ हो जाती है उसकी जगह नए रूट सेल्स बन जाते हैं। अंदर की तरफ हम आते हैं तो हमें कॉर्टेक्स मिलता है। ये देखो जिसको यहां पे लाइट ग्रीन करके दिखाया हुआ है, ये जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, कहते हैं अगर आप इसमें सेल्स को देखो तो आपको नजर आएगा कि इसमें मौजूद सेल्स जो हैं वो लूजली पैक्ड हैं, बहुत ज्यादा पैक्ड, टाइटली पैक्ड नहीं होते, इनमें छोटी छोटी स्पेसेस रह जाती हैं। ये जो स्पेसेस रह जाती है ना, इसकी भी सिग्निफिकेंस है। ये कॉर्टेक्स जो है इनमें मौजूद सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं ये असल में पानी को रास्ता देती हैं। कॉर्टेक्स से जब पानी ने गुजर के मजीद रूट के अंदर की तरफ जाना होता है तो वो इन्हीं सेल्स को और इनके दरमियान स्पेसेस को यूज करता है। ठीक हो गया। और ये देखो दूसरा इंपॉर्टेंट काम कॉर्टेक्स का क्या है कि हम देखते हैं कि प्लांट अपना एक्सेस फूड रूट्स में स्टोर करता है ताकि फ्यूचर में जब उसे जरूरत हो तो वो उस फूड को यूज कर सके। और रूट्स के अंदर जहां वो फूड को स्टोर करता है वो पार्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ आओ, ये देखो अंदर जो आपके पास डार्क ग्रीन सर्कल दिखाया हुआ है ये है एंडोडर्मिस। ठीक है, कॉर्टेक्स के बरक्स जो एंडोडर्मिस के सेल्स हैं ये टाइटली पैक्ड हैं।
इनमें इस तरह से स्पेसिस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और ये कहां मौजूद है, इनके एक तरफ कॉर्टेक्स है और अंदर की तरफ, ये देखो बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है और इनके अंदर की तरफ पेरिसाइकल है, ठीक है। तो एक तरह से एंडोडर्मिस पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स के दरमियान में होती है। ये क्या करती है, ये भी सिलेक्टिव बैरियर का काम करती है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर, ये भी एक बैरियर है रूट्स और बाहर के एनवायरनमेंट पे। अंदर जब हम आते हैं रूट के, तो एंडोडर्मिस जो है ये भी सिलेक्टिव बैरियर का काम करती है। स्पेशली जब मैं आपको वाटर की ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूंगा ना, तो वहां आपने ये चीज नोट करनी है कि आप लोग देखोगे कि जब पानी जो है वो एंडोडर्मिस में आता है ना, यहां आके वो अपना रूट चेंज करता है ताकि वो मजीद अंदर जाइलम तक जा सके। ये बस लफ्जों को सुन लो, एंडोडर्मिस से जाइलम तक जाने के लिए आप देखते हो कि पानी जब एंडोडर्मिस में आता है तो ये अपना रूट चेंज करता है। ये मैं आगे आपको पिन पॉइंट करवाऊंगा, अभी बस आपने याद रखना है। इस वजह से आप कह सकते हो कि एंडोडर्मिस एक सिलेक्टिव बैरियर है। वो जो पानी और मिनरल मूव करते करते इस तक पहुंचे हैं, अब ये उन्हें थोड़े डिफरेंट रूट से पास कराएगी, तो इसका काम बैरियर का भी हो गया, ठीक है। ये रेगुलेट कर रही है फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू से यहां मुराद है जाइलम, ठीक है। तो वो जो जाइलम की तरफ पानी और मिनरल जा रहे हैं, ये उसको रेगुलेट कर रही है। कैसे कर रही है, पढ़ेंगे। एंडोडर्मिस से मजीद अंदर की तरफ आओ, ये देखो ये ग्रीन पार्ट जो है ये एंडोडर्मिस है, और इससे अंदर ये जो लाइट ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास पेरिसाइकल कहलाता है, ठीक है। पेरिसाइकल क्या करती है, ये सराउंड करती है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू से हमारी मुराद जाइलम और फ्लोएम होता है, इन्हें कंबाइन करके हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि अंदर की तरफ अगर आप मजीद रूट के सेंटर की तरफ आओगे तो अंदर अब जाइलम और फ्लोएम रह गए और इनको बाहर से पेरिसाइकल ने घेरा हुआ है, इसलिए हम ये कहते हैं कि आपके पास पेरिसाइकल ने वेस्कुलर टिश्यू को सराउंड किया हुआ है। इसका काम क्या है, इसका काम है लैटरल रूट्स की डेवलपमेंट करना। लैटरल रूट क्या होती है, आपके पास मैंने बताया था कल, एक मेन रूट होती है, टैप रूट होती है, याद है, जो बड़ी सी मेन रूट है जो सीधा डाउनवर्ड ग्रो कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं बास जगहों पे इसकी ब्रांचेस निकली होती हैं। ये जो इसकी साइड पे ब्रांचेस निकली है ना, इन्हें हम लैटरल रूट्स कहते हैं। अगर आप रूट के अंदर जाके देखो कि ये ब्रांचेस कहां से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती कहां से हैं, तो ये असल में पेरिसाइकल से निकल रही होती है। पेरिसाइकल के कुछ सेल्स होते हैं जो ग्रो करके लैटरल रूट्स बनाते हैं। ये बात समझ आई है, ताकि रूट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़े, उनका सरफेस एरिया बढ़े और वो ज्यादा प्लांट्स के लिए मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर सकें। तो एक तो लैटरल रूट के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस है, दूसरा वो जो इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू से मुराद है वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। बस लफ्जों का चेंज है ताकि बार बार लफ्ज रिपीट ना हो, रिपीटिशन ना आए, इसलिए वर्ड यूज हुआ है कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोइंग, जो कि इससे अंदर की तरफ है। कहते हैं कि आपके पास इन टिश्यूज के जो सेल्स है ना, उनमें से सेल्स पेरिसाइकल से भी बनते हैं, या आसान अल्फाज में ये पेरिसाइकल वेस्कुलर टिश्यूज बनाने में भी रोल प्ले करती है, और वो वेस्कुलर टिश्यू फ्यूचर में जाके जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। तो आप इस इनडायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि पेरिसाइकल जाइलम और फ्लोएम यानी कंडक्टिंग टिश्यू बनाने में भी अपना रोल प्ले करती है। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट रोल हैं। अब हम मजीद अगर अंदर आए, देखो हम यहां से बाहर सॉइल से मूव करते करते पेरिसाइकल तक आ चुके हैं। इस दौरान हमने एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल सब क्रॉस कर लिए हैं। जब आप अंदर आओगे तो आपको यहां पे वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, ठीक है। पीछे डायग्राम में हमारे पास डिफरेंट कलर से थे, यहां अलग हैं। अब ये जो वेस्कुलर बंडल हैं, ये आप देखोगे दो तरह के हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। दोनों को मिला के आप कह रहे हो वेस्कुलर बंडल। जाइलम ने क्या करना है, जाइलम का काम है मट्टी से, सॉइल से आने वाले पानी
और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके रूट्स तक लेकर जाना और रूट से लेना। ठीक है, सेंटेंस में रिपीट करता हूं। जाइलम का काम है कि जो सॉइल से वाटर और मिनरल आए हैं रूट्स में, उन्हें एंटर करवाना और फिर जाइलम के थ्रू वो वाटर और मिनरल्स लीव्स तक जाते हैं। तो ये पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट कर रही है। फ्लोएम स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट्स यानी फूड्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फूड में बेसिक चीज होती है शुगर, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बन रही है। तो काम डिवाइड हो गया, एक का काम पानी और मिनरल की ट्रांसपोर्ट जो कि जाइलम है, दूसरे का काम सिर्फ फूड की, शुगर की ट्रांसपोर्ट जो कि फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम मिलके वेस्कुलर बंडल बना रहे हैं। और जरा इनकी यहां पे अरेंजमेंट देखो, आपके पास ये जो डिफरेंट येलो कलर के सर्कल नजर आ रहे हैं, ये है फ्लोएम। ठीक है, और आपके पास ये जो ब्लू कलर के इसने पाइप दिखाए हुए हैं, ये जाइलम है। ठीक है, पीछे जरा डायग्राम में देखो तो आपको इनकी अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही थी, इस तरह से कि आपके पास येलो सर्कल थे फ्लोएम और सेंटर की तरफ थी जाइलम। लेकिन मैंने आपको वहां पिन पॉइंट किया था कि असल में सेंटर में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे आप असल में पिथ कहते हो। ये जाइलम से भी अंदर की तरफ पड़ा होता है, जो कि हमें यहां डायग्राम में दिखाया जा रहा है। लेकिन पिथ जो है वो हमारे एसएलओ से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। अब जरा आओ एनिमेशन पे, मैं आपको ये सारा स्ट्रक्चर विजुलाइज करके दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से नजर आए। क्योंकि आपको एक दफा ये चीज नजर आ जाएगी तो आपके लिए आसानी है। मैं डिफरेंट एनिमेशन का सहारा लेता हूं। हमने असल में, चलो यहां से देखो, एक मिनट, लेट मी ऑब्जर्व इट। इससे देख लेते हैं। अभी हम रूट्स पे आते हैं और रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को विजुलाइज करते हैं। बाजुकात सिमुलेशन या कंटेंट ऐसा होता है कि वो ज्यादा डिटेल में होता है, हमारे एसएलओ की डिमांड इतनी नहीं होती, इसलिए फिर हम स्पेसिफिक अपने रिलेटेड कंटेंट को ही फोकस करते हैं। अब ये देखना, ये आपके पास है रूट हेयर और सबसे बाहर वाले एपिडर्मिस। ठीक है, ये एपिडर्मिस है और ये रूट हेयर है। अब इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब करना है और ये देखो आगे उसे लेके जाना है। आपके पास देख रहे हो रूट कॉर्टेक्स नजर आ रहे हैं, ये हिस्सा कॉर्टेक्स है। ठीक है, इसने ओवर सिंप्लीफाई कर दी है, उसके अंदर एंडोडर्मिस है, फिर आपके पास एपिडर्मिस है। अगर मैं यहां से आपको दिखाने की कोशिश करूं, हम आएंगे, नहीं इसको पीछे आए स्लाइड पे, अभी हम इसको ओपन करते हैं। ऊपर आए, बैक करें, इसे डिस्कार्ड करें, ऊपरली स्लाइड पे आना है जहां पे एनिमेशन लिंक है। अब ये देखो, हमारे पास बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस। वाटर क्या है, आपके ब्लू डॉट्स हैं, और साथ में शुगर रेड है, हम उसे फोकस नहीं करते, हम वाटर तक रहते हैं। अब अगर आप देखो, ये देखो, हमने रूट्स को फोकस करना है। इसको अगर हम स्मॉल करें, एस्केप दबाएं, रुक जाओ, ये देखो, यहां से आपने ज्यादा बेहतर इसको विजुलाइज करना है।
बाहर की तरफ क्या थी? एपिडर्मिस। देख लो लेबलिंग जरा ये जल्दी मिटा रहा है इसको। ये देखो बाहर एपिडर्मिस है, अंदर की तरफ कॉर्टेक्स है। मजीद अंदर आओ तो ये देखो व्हाइट लाइन, आपके पास एंडोडर्मिस है। ठीक, एंडोडर्मिस से अंदर वाला पोर्शन पेरिसाइकल है, और पेरिसाइकल से अंदर वाला पोर्शन फ्लोइम, और फ्लोइम से भी अंदर सेंटर में जाइलम। ये जो जाइलम और फ्लोइम है इसे आप मिला के कह रहे हो वेस्कुलर बंडल। अब मैं आपको दिखाता हूं पानी की ट्रांसपोर्ट। ये देखो वाटर ने मूव किया आपके पास एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से ये देखो ऊपर लेबलिंग की हुई है, एंडोडर्मिस में आया, यहां से फ्लोइम में आया, और फाइनली आपके पास जाइलम में आ गया। ये है रूट के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन का रूट, कि कैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फ्लोइम और जाइलम तक वो आएगा। फिर आगे उसने जाना है स्टेम के अंदर। अब स्टेम में भी ऐसे ही है, वहां आप देखोगे अगेन इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। खैर हमने रूट वाले को फोकस किया, एक और आपको एनिमेशन से भी दिखाता हूं। दूसरी एनिमेशन चलाएं जिसको अभी हमने चलाया। अब बेसिक स्कीम यही रहती है, एक दफा रूट्स की जाइलम में पानी आ गया है, आगे का काम आसान है। ठीक है, डायग्राम या सिमुलेशंस को यहां ओवर सिंप्लीफाइड किया होता है, एक एक लेयर लेबल नहीं की होती। चलो जी स्लाइड पे आते हैं। बेसिक आप लोगों ने वो देख लिया है, यहां से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। पहली लाइन को अगर हम देखें तो प्लांट्स जो हैं वो मिनरल्स को आप देखते हो डिसॉल्व फॉर्म में लेते हैं सॉइल से। जब पानी एब्जॉर्ब होता है इसमें मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और डिसॉल्व होके साथ ही एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। हां, कहते हैं सॉइल के अंदर मिनरल की जो कंसंट्रेशन है ये वेरी करती है, और आप देखते हो कि इसी वजह से प्लांट के अंदर जो इनकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो भी वेरी करती है। अब सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं ये कितने हैं, इस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी। अगर तो मिनरल ज्यादा है हम कहते हैं सॉइल ज्यादा फर्टाइल है, और अगर मिनरल्स कम है तो हम कहते हैं सॉइल की फर्टिलिटी कम है। ठीक है, अब सॉइल के अंदर मिनरल्स यानी सॉइल की फर्टिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि क्लाइमेट कैसा है। डेजर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है वहां आप देखोगे सॉइल के अंदर मिनरल्स ना होने के बराबर होंगे, लेकिन अगर एक फॉरेस्ट लैंड है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सॉइल में न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे। तो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। इससे यहां मुराद यह है कि जब आपके पास ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, अब अगर मिट्टी के अंदर डीकंपोजर्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, ठीक, स्कैवेंजर्स हैं, अर्थवॉर्म जैसे कीड़े हैं, अगर तो मिट्टी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये क्या करते हैं, डेड बॉडीज को डिकंपोज करके दोबारा से न्यूट्रिएंट सॉइल में रिलीज करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा रहे। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है, और वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे भी। मैनेजमेंट प्रैक्टिस से मुराद है कि लेट्स से अगर आप फार्मर हो और आप एक लंबे अरसे तक सॉइल के ऊपर फसल को ग्रो करते हो तो ऑब्वियस सी बात है उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये है कि आप उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को ना होने दो, इसके लिए आप फर्टिलाइजर यूज करो, आर्टिफिशियली खुद से न्यूट्रिएंट्स दो फर्टिलाइजर्स की शक्ल में। फसलों को रोटेट करो, एक मौसम में अगर एक फसल है तो अगले में दूसरी उगाओ, सेम फसल बार बार ना उगाओ। ये आपके पास वो फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से सॉइल फर्टिलिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, और सॉइल फर्टिलिटी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का बताती है। जितना सॉइल फर्टाइल होगी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक, इसके अलावा कहता है अगर आप हर मिनरल की इंडिविजुअली बात करो ना तो इसकी कितनी एब्जॉर्प्शन होती है ये भी आगे से डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहले हमने सॉइल की बात की, अब हम हर इंडिविजुअल मिनरल की बात कर रहे हैं। एक तो डिपेंड करता है सॉइल में इस मिनरल की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर सॉइल में मिनरल ज्यादा है ऑब्वियस सी बात है प्लांट उसको
ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज ऑपोजिट होगा। दूसरा आप देखते हो कि ये मिनरल सेल मेम्ब्रेन में से कितना इजीली पास कर जाता है। अगर तो रूट सेल्स की मेम्ब्रेन में इस मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशल प्रोटीन है तो आप देखोगे वो इजीली पास कर जाएगा, अदरवाइज उसको मुश्किल होगी। ठीक, और लास्ट में कह रहा है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन हो रही है उसमें से पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रही है या एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रही है। ये दो चीजें जो है ये भी मैटर करती हैं न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में। अब मैं आपको इसकी, ये बंद हो गया स्लाइड, वहां से करें। अब मैं आपको इसकी एक एनिमेशन भी दिखाता हूं एक्टिव और पैसिव की। ठीक है, पहले हम उसको एक दफा गो थ्रू करते हैं, फिर हम आते हैं दोबारा स्लाइड पे। हमने बेसिकली यहां एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को स्टडी नहीं करना, चूंकि मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन इन दो तरीकों से होती है, इसलिए हमारा समझना जरूरी है। और हमारा एसएलओ भी कह रहा था कि रूट्स की जो मिनरल और वाटर को टेकअप करने की एबिलिटी है, इसको आपने पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों से समझाना है। अब जरा ये देखो, ये आपके पास इस सारी स्क्रीन की ना समरी है, ये डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि वो दिखा रहा है सेंटर में ये मेम्ब्रेन है, उसके एक तरफ सब्सटेंस ज्यादा, दूसरी तरफ कम है। सिंपल डिफ्यूजन होगी, जहां चीजें ज्यादा है वहां से वो मूव करके आएंगी दूसरी जगह जहां इनकी कंसंट्रेशन कम है, लेकिन पास कर रही है सेल मेम्ब्रेन से। ये आपके पास सिंपल पैसिव डिफ्यूजन डिफ्यूजन है, सिंपल। ठीक हो गया, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब ये जो डिफ्यूजन हो रही है ना, इसकी भी टाइप्स हैं। एक ये टाइप है सिंपल डिफ्यूजन, चीजें खुद ब खुद मूव कर रही हैं। दूसरी आपके पास टाइप है जहां आप देखोगे ये केमिकल सेल मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन की मदद से मूव करेंगे, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, जो मौजूद प्रोटीन्स हैं उनकी मदद से क्रॉस करते हैं। इसे आप कहते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये आपने अंडरस्टैंड करना है, जहां पे प्रोटीन्स नहीं थी, डायरेक्ट मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से गुजर रहे थे, वो थी सिंपल डिफ्यूजन। प्रोटीन की मदद से गुजर रहे हैं, वो डिफ्यूजन ही रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, लेकिन प्रोटीन की मदद से। तो ये क्या हुई, फैसिलिटेटेड मूवमेंट। दूसरा आपके पास है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये देखो सारी स्क्रीन की समरी, क्या आपके पास मेम्ब्रेन में ये सर्कल बता रहा है एक प्रोटीन है, और आपके पास चीजें ऑपोजिट मूव कर रही हैं। बजाय हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे, वो मूव कर रही हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, अगर मॉलिक्यूल लो से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं, यहां फिर आपको सेल को एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है एटीपी की शक्ल में। ये देखो, तो अब यहां क्या हुआ, लो कंसंट्रेशन वाली जगह से एक मॉलिक्यूल आया, आके सेल की प्रोटीन के साथ अटैच हुआ, ये अंदर से सेल के एटीपी आया और उसने अपनी एनर्जी दी और उस मॉलिक्यूल को अंदर ट्रांसपोर्ट कर लिया। ये है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसकी मदद से आप देखते हो पानी और मिनरल्स की अपटेक हो रही होती है। पिछली लाइन भी यही थी, और आपके पास फर्स्ट लाइन अगर देखो यहां पे, वो भी यही है। आप जब भी मिनरल्स की अपटेक की बात करोगे तो वो एक्टिव या पैसिव होगी। लेक्चर टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है, कल हमने इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करना है और अपने फर्स्ट नॉलेज को कंप्लीट करना है। सिमुलेशन देने का मकसद ये है कि आपको चीजें समझ के याद करनी पड़े। इन सिमुलेशंस को आप खुद भी प्ले कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करें। ठीक है, और आपके पास इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।